Hello and welcome, my dear students of 9th standard English medium. Welcome once again to my class of social science. We are discussing chapter number 3, Movement Towards a New World. And in this chapter, today we are going to study the outline of the Second World War. So far what we have studied is about the factors of the Second World War. ठीक है, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने के लिए कौन से रीजन, कौन से फैक्टर्स जिम्मेदार थे, मेन टॉपिक था हमारे इस चैप्टर का, तो वो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आउटलाइन यानी कि बहुत ही एक छोटा सा पैराग्राफ है एक्चुअली, जिसमें समझाया गया है कि वर्ल्ड वॉर 2 में जो कि हुआ था, एज यू कैन सी हियर, मैंने पहले आपको बताया है बट अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, 1939 टू 1945। सो टोटली 7 इयर्स तक चला था ये वर्ल्ड वॉर। ओके, तो क्या हुआ था जनरली? वैसे तो बहुत सारी घटनाएं हुई थी, बहुत सारा नुकसान, बहुत सारे अटैक्स हुए थे, बहुत सारे कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, मेनली यूरोपियन कंट्रीज थे, ठीक है, जिनमें से इंग्लैंड, फ्रांस जो कि अलाइड नेशन के 2 मेन लीडिंग कंट्रीज थे, और एक्सिस नेशन के 2 मेन लीडिंग कंट्रीज थे, वो जर्मनी थे, ठीक है, और जापान थे। उसके अलावा भी उनके दोनों साइड में बहुत सारे कंट्रीज जुड़े हुए थे। तो सो मेनी इंसिडेंट्स टुक प्लेस व्हाइल द वर्ल्ड वॉर वाज गोइंग ऑन। काफी अटैक्स हुए, काफी नुकसान भी हुआ, काफी लोग मारे गए, सैनिक लोग भी और जो निर्दोष प्रजा थी अलग अलग देशों की, ठीक है, वो भी मारे गए। और महत्व की बात यह है कि काफी बड़ा आर्थिक नुकसान सभी कंट्री को भुगतना पड़ा जो लोग पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है। लेकिन वो सारा एकदम डिटेल में पढ़ना संभव नहीं है हमारे लिए, इसलिए एक छोटा सा पैराग्राफ यहाँ पे दिया गया है जिसका टॉपिक है वर्ल्ड वॉर 2 एंड आउटलाइन, पेज नंबर 17 के ऊपर है, ठीक है। तो उसको पढ़ते हैं। With the commencement of World War II, the world was again divided into 2 groups. जैसे मैंने बोला आपको कि वर्ल्ड जो है वो वर्ल्ड वॉर का स्टार्टिंग होने के साथ ही 2 हिस्सों में बढ़ गया था। खास करके वर्ल्ड वॉर की बात करें तो पूरे वर्ल्ड की यहाँ पे बात नहीं है, लेकिन फिर भी उसको वर्ल्ड वॉर ही कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया वॉज नॉट अ डायरेक्ट पार्टिसिपेंट इन वर्ल्ड वॉर 2, ओके, वो इनडायरेक्ट पार्टिसिपेंट, यानी हमारा देश जो है वो इनडायरेक्ट पार्टिसिपेंट था, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि उस वक्त तो हमारे कंट्री में ब्रिटिश रूल चल रहा था, 1939 टू 1945 का जो टाइम है, तो ब्रिटिश रूल था। तो इंग्लैंड वॉज द डायरेक्ट पार्टिसिपेंट, लेकिन इंग्लैंड की ओर से जो भारतीय सेना है, ठीक है, वो लड़ी थी वर्ल्ड वॉर 2 में, यानी कि इंडिया के काफी सोल्जर्स वर्ल्ड वॉर 2 में लड़े थे, जो कि इंडिया की ओर से नहीं लेकिन इंग्लैंड की ओर से लड़े। व्हाई? बिकॉज एट दैट टाइम द ब्रिटिश रूल वाज गोइंग ऑन इन इंडिया, दैट्स व्हाई, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इंडिया वाज अ डायरेक्ट, नॉट अ डायरेक्ट बट एन इनडायरेक्ट पार्टिसिपेंट इन वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है। सो 2 हिस्सों में दुनिया बट गई। ऑन वन साइड देयर वाज अ ग्रुप ऑफ एलाइड नेशन लेड बाय इंग्लैंड एंड फ्रांस, ठीक है, ये चीज भी मैंने आगे आपको बोल दिया है कि इंग्लैंड और फ्रांस जो लीडिंग कंट्रीज थे, वो वाला ग्रुप जो था वो एलाइड नेशन कहा जाता था। ऑन द अदर साइड वाज अ ग्रुप ऑफ एक्सिस नेशन कंप्राइजिंग जर्मनी, इटली एंड जापान। दूसरा जो ग्रुप था उसको एक्सिस नेशन कहते हैं। इटली, जापान और मेन कंट्री जो है वो जर्मनी, ठीक है, वो लीडिंग कंट्री था उसका। Besides these, some other factors with war-driven mentality had entered into this. ऐसा हम कहते हैं कि वॉर जब होता है तो देश जो है अलग अलग वो पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इनके पार्टिसिपेशन के पीछे काफी सारे फैक्टर्स, जिसको वॉर ड्रिवन फैक्टर्स कहा जा सकता है, वो जिम्मेदार थे कि लिटरली काफी लीडर्स ऐसे थे अलग अलग देशों के, या इवन
वहां की जो कॉमन प्रजा भी है वो भी ऐसा चाहती थी कि वॉर हो। एक्चुअली ऐसा कभी किसी को नहीं चाहना चाहिए, क्योंकि वॉर से तो खैर वो समझ तो बाद में आई, उस वक्त ये समझ नहीं थी सबको। वॉर से बेसिकली नुकसान होता है, ठीक है, और खास करके निर्दोष प्रजा का ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि डायरेक्टली उनको वॉर के साथ कोई लेना देना नहीं होता है। बट स्टिल देयर वाज अ वॉर ड्रिवन मेंटालिटी अमंग द पीपल आल्सो and among the leaders and leaders of different countries who had this aggressive mentality of fighting wars, winning wars and establishing their domination in all over the world. ऐसे war driven mentality सभी leaders में थी, ठीक है। तो उसी चीज की बदौलत जापान अटैक्ड अमेरिकन नेवी एट पर्ल हार्बर। ये स्टेटमेंट आपको अंडरलाइन करना चाहिए कि जापान ने अमेरिकन नेवी के ऊपर पर्ल हार्बर पे हमला किया। पर्ल हार्बर एक पोर्ट सिटी है, अमेरिका की एक जगह का नाम है, ठीक है, और इसी नाम से एक मूवी बना है इंग्लिश में, उसका नाम ही है पर्ल हार्बर। तो अगर आपको टाइम मिले तो ये मूवी जरूर देखना। इसमें ये जस्टिफाई करने का कोशिश किया गया है कि अमेरिका ने जापान के ऊपर एटम बॉम्ब क्यों फेंके 1945 में। आपको शायद पता ही होगा कि 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर, जापान के ये दो बड़े शहर हैं, वहां पे अमेरिका ने 2 एटम बॉम्ब गिराए थे। काफी नुकसान उसका हुआ था, 1 लाख से ज्यादा लोग मर गए थे, निर्दोष नागरिक, ठीक है। तो हम यूं समझते हैं कि अमेरिका ने ये बहुत ही खराब किया, बहुत बुरा किया। ये ऑब्वियसली वो खराब एक्शन है, लाइक बहुत ही इनह्यूमैन एक्शन है, ऐसा हम कह सकते हैं, जरूर कह सकते हैं। लेकिन उसके बैकग्राउंड में ये चीज है कि पहले जापान ने अटैक किया था अमेरिका के ऊपर पर्ल हार्बर में। उस वक्त अमेरिका ने जापान को कोई नुकसान नहीं किया था, बट स्टिल सडनली जापान अटैक्ड ऑन अमेरिकन नेवी एट पर्ल हार्बर। एज अ रिजल्ट अमेरिका गेव अप इट्स न्यूट्रल स्टैंड एंड रिटेलिएटेड। अमेरिका अपने न्यूट्रल स्टैंड से पीछे हट गया, यानी कि अभी तक अमेरिका जो है, जब तक पर्ल हार्बर पे हमला हुआ तब तक अमेरिका का स्टैंड न्यूट्रल था। ना ही वो एक्सिस नेशन की साइड पे थे, ना ही वो एलाइड नेशन की साइड पे थे, न्यूट्रल थे। अमेरिका एक्टिव पार्टिसिपेंट नहीं था जब तक ये हुआ तब तक, लेकिन उसके बाद उन्होंने एलाइड नेशन को ज्वाइन कर लिया। वो आगे लिखा है, ठीक है, when the war was going in full swing, ठीक है, it joined the allied nation, thus making it strong. allied nation जिसमें लीडिंग कंट्रीज इंग्लैंड और फ्रांस थे, उसमें अमेरिका जुड़ गया, allied नेशन की ताकत बढ़ गई। और उसके बाद जब वॉर फुल स्विंग में चल रहा था, when the war was going on full swing, America dropped atom bombs on the 2 Japanese cities, Hiroshima and Nagasaki. 2 बड़े शहर जो है जापान के, हिरोशिमा नागासाकी, उसके ऊपर एटम बॉम्ब भी गिराए। फिर बाद में अमेरिका ने 1945 का समय था, ठीक है, और अगस्त के महीने में हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर विद इन द स्पैन ऑफ 3 days ओनली, 3 दिनों के अंतराल में ही अमेरिका ने ये दोनों शहर पूरे के पूरे बर्बाद कर दिए एटम बॉम्ब गिरा कर। और एटम बॉम्ब का सबसे पहला प्रयोग था ये किसी भी देश के द्वारा। इवन अमेरिका को भी एटम बॉम्ब गिराते समय पता नहीं था कि इतना ज्यादा नुकसानी उसका होगा, कितना लाइक डिस्ट्रक्शन हो सकता है, इसका अंदाजा किसी भी कंट्री को नहीं था। तो खुद अमेरिका भी एटम बॉम्ब अटैक करके चौंक गया पूरा, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली दैट सिम्स टू बी द बिगेस्ट डिस्ट्रक्टिव इवेंट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसका आप पिक्चर देख सकते हो पेज नंबर 17 पे 3.1 करके लिखा है हिरोशिमा की। तो जब एटम बॉम्ब गिराया गया था तो कुछ ऐसा नजारा हुआ था हिरोशिमा पे। और आगे इस पैराग्राफ में लिखा है 1,24,000 Japanese citizens lost their lives and there was absolute destruction, ठीक है। दोनों शहरों के मिला के 1 लाख से ज्यादा लोग, 1,24,000 लोग, उनकी मौत हो गई, नुकसान भी बहुत भारी हुआ। और इसी अटैक के साथ
जापान सरेंडर्ड ऑन 11th of August 1945। ठीक है, जापान ने सरेंडर एक्सेप्ट कर लिया 1945 को, और उसी के साथ द वर्ल्ड वॉर 2 केम टू एन एंड। ठीक है, उसी पॉइंट के साथ वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो खत्म हो गया। ऑलरेडी इसके पहले जर्मनी टोटली बर्बाद हो चुका था। जर्मनी के यहां पे जो इंफॉर्मेशन लिखी है बहुत कम है, बहुत छोटी सी है, लेकिन जिसको हम मेन जिम्मेदार कंट्री मानते हैं वर्ल्ड वॉर 2 का वो था जर्मनी। इसके बारे में इस पैराग्राफ में कुछ नहीं लिखा, लेकिन जर्मनी की हार हो गई थी, और हिटलर जो है, एडॉल्फ हिटलर, जर्मनी के जो डिक्टेटर थे, ठीक है, उनको जब ये पता चला कि वो उसको चारों ओर से रशियन सेना के द्वारा घेर लिया गया है, ठीक है, और कभी ना कभी उसको मार दिया जा सकता है, या तो वो लोग पकड़ देंगे और उसका बहुत बुरा हाल करेंगे, तो वो अपने बंकर टाइप के छुपने की जो जगह थी अंडरग्राउंड, वहां पे वो रहता था एक्चुअली छुपने के लिए, किसी को ना पता चले वैसे। तो वहां पे उसने सुसाइड कमिट कर लिया था। ठीक है, तो जर्मनी की हार तो निश्चित हो चुकी थी, क्योंकि उसके डिक्टेटर ही नहीं रहे, जो जर्मन सेना को कंट्रोल करते थे उसका रूलर ही नहीं रहा, तो ऑब्वियसली जर्मनी वाज फिनिश्ड बिफोर दैट। इसके पहले जब लाइक जापान के ऊपर एटम बम हमले हुए, उसके पहले जर्मनी बर्बाद हो चुका था। तो जापान भी, उसका भी हाल कुछ ऐसा हुआ। तो उस पॉइंट के साथ प्रिसाइजली 11th अगस्त को जापान ने जब सरेंडर किया, उसके साथ वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया। लेकिन उसके पहले वर्ल्ड वॉर 2 7 इयर्स तक चला। ठीक है, और उसके काफी असर हुए। क्या क्या उसके असर हुए, मेनली नेगेटिव इफेक्ट्स ही हम ऑब्वियसली इसकी चर्चा करेंगे। तो क्या क्या उसके असर हुए उसका डिस्क्रिप्शन अब हमें दिया गया है पेज नंबर 18 के ऊपर। जो मेन इफेक्ट्स थे उसको मैंने बोर्ड पे ऑलरेडी लिखे हैं। इमीडिएट इफेक्ट्स जो थे ये 3 थे। These 3 were the immediate effects. The first one is economic effects. आर्थिक रूप से बर्बाद हो गए लगभग सारे कंट्री। ठीक है, दूसरा है कम्युनिज्म इन चाइना। चाइना में जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है वो पूरी चेंज हो गई, डेमोक्रेसी से वहां पे कम्युनिज्म आ गया। और तीसरा असर है द बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वॉर, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। कोल्ड वॉर की शुरुआत हो गई। अब ये कोल्ड वॉर क्या होता है बेसिकली, ठीक है, तो उसकी चर्चा हम, ये टॉपिक जब आएगा तब हम उसका डिस्कशन करेंगे। लेकिन ये 3 उसके इमीडिएट इफेक्ट है, और इसको हम कोल्ड वॉर वाली बात जो है उसको हम लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि कोल्ड वॉर एक ऐसी सिचुएशन है, उसको हम इंसिडेंट नहीं कहेंगे, कोई इवेंट नहीं कहेंगे, लेकिन एक सिचुएशन होती है वो, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म तक चलती है। एंड दैट इज द रीजन वाई बुक में, और इवन मैंने भी यहाँ पे लिखा है लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। कोल्ड वॉर जो है वो लॉन्ग टर्म तक वो सिचुएशन बना रहा था, और इवन आज भी है। हम ऐसा कह सकते हैं कि कोल्ड वॉर के हालात आज भी हैं, इसलिए उसको लॉन्ग टर्म इफेक्ट कहा गया है। और नतीजा ये भी आया था वर्ल्ड वॉर 2 का खत्म होने के बाद कि यूनाइटेड नेशंस की रचना हुई थी। 1945 में ही उसकी रचना हुई थी। अगर आपको याद है तो प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था हिस्ट्री में कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एलाइड जो लीग ऑफ नेशंस है, लीग ऑफ नेशंस, उसकी रचना हुई थी। हालांकि वो फेल हो गया था अपने पर्पस में, लेकिन ये ज्यादा इफेक्टिव था और अभी भी है ये संस्था। ठीक है, और हम यूं कह सकते हैं लिटरली कि यूनाइटेड नेशन की वजह से ही अभी तक तीसरा वर्ल्ड वॉर नहीं हो पाया है, जो कि उसका सबसे बड़ा अचीवमेंट है, और इवन हमारा भी अचीवमेंट हम लोग खुद कह सकते हैं। ठीक है, तो ये भी वर्ल्ड वॉर का ही एक नतीजा हम कह सकते हैं। उसके बारे में भी ज्यादा चर्चा हम डिटेल में बाद में करेंगे। बट फर्स्टली वी नीड टू सी द इफेक्ट्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसमें इमीडिएट इफेक्ट्स विच इज ऑन पेज नंबर 18। ओके, सबसे पहला इमीडिएट इफेक्ट था इकोनॉमिक इफेक्ट्स। ओके, तो दिस वर्ल्ड वॉर हैड कॉज्ड horrendous डिस्ट्रक्शन इन द वर्ल्ड। बहुत खतरनाक तरीके से आर्थिक रूप से बर्बादी जो है वो देखा गया चारों ओर।
और बहुत ही डराने वाला ये बर्बादी था। यानी हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि ऐसी हालात में हम लोग नहीं थे जब ये वर्ल्ड वॉर हुआ। तो ठीक है, हम लोग वी आर लिविंग इन अ बेटर वर्ल्ड राइट नाउ, वी कैन से दैट। जब वॉर के कोई ऐसे हालात नहीं है, कंपैरेटिवली शांति है आज की दुनिया में वॉर के नाम से, ठीक है। लेकिन उस वक्त बहुत ही भयानक इसके परिणाम प्रजा को भुगतने पड़े थे। ऑल द इन्वॉल्व नेशन हैड इनकर्ड ह्यूज एक्सपेंसेस। सभी कंट्रीज जिन्होंने वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था, उनका काफी खर्चा हो गया था आर्थिक रूप से, ठीक है। अमेरिका हैड स्पेंड, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं कि अमेरिका हैड स्पेंड $350 बिलियन, $350 बिलियन, यानी 35 के पीछे टोटल मिला के 8 zeros अगर हम लगाएंगे तब जाके इतनी रकम होती है। उतने डॉलर्स अमेरिका ने स्पेंड किए थे वॉर के पीछे, ठीक है। और दूसरे भी नेशन है, अदर कंट्रीज ऑल्सो हैड स्पेंट मोर देन $1,000 बिलियन। $1,000 बिलियन इज अ वेरी क्रेजी अमाउंट, वी कैन से। एक 1 के पीछे टोटल मिला के अगर 11 zeros लगाए, 1 के पीछे 11 zeros लगाए जाए तब जाके इतनी बड़ी रकम होती है। इतनी रकम बाकी सारे कंट्रीज ने स्पेंड की, बहुत भारी रकम है। प्रॉपर्टी वर्थ द सेम हैड बीन डिस्ट्रॉयड टू। ये तो हमने एक्सपेंडिचर का बात किया, लेकिन जो प्रॉपर्टी ऑलरेडी बनाई गई थी, घर मकान बिल्डिंगे वगैरह, रोड वगैरह जो होते हैं, रेलवे ट्रैक्स होते हैं, वो सब वॉर में हमलों की वजह से वो सब कुछ बर्बाद हो गया। सभी देशों को उसका जो है परिणाम इस तरह से भुगतना पड़ा, ठीक है। इंग्लैंड लॉस्ट इट्स प्रॉपर्टी वर्थ 2000 करोड़ एंड अबाउट जर्मनी 1 can't imagine 2000 करोड़ का प्रॉपर्टी इंग्लैंड ने गंवाया। सिर्फ अकेले इंग्लैंड ने 2000 करोड़, यानी 2 के पीछे 10 जीरो लगाए जाए, ठीक है, तो उतनी भारी रकम का प्रॉपर्टी उन्होंने गंवाया। हालांकि इंग्लैंड एक विनिंग नेशन था, लेकिन बार बार मैं एक चीज ये बताता हूं कि वॉर जो है वो कभी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि नुकसान जीतने वाले कंट्री को भी होता है और हारने वाले को तो होता ही है। लेकिन कई बार हम यूं समझ लेते हैं कि जीतने वाले कंट्री को फायदा ही फायदा है। ऐसा कुछ फायदा नहीं होता है, वो सिर्फ एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है कि ये कंट्री जीत गया, ये हार गया। अदरवाइज नुकसान दोनों साइड पे होता है। तो वैसे इंग्लैंड को भी हुआ, जो कि एक विनिंग नेशन था। और अगर जर्मनी की बात किया जाए तो 1 can't imagine, हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक हारा हुआ देश है। अगर जीते हुए दो देश को इतना नुकसान है तो फिर जाहिर सी बात है हारे हुए कंट्री को तो कितना भारी नुकसान हो सकता है, ठीक है, हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। The nations of the world gave more importance to the production of arms and ammunition. जब ये वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो सभी देशों ने आर्म्स और एम्यूनिशन को, यानी शस्त्रों को प्रोड्यूस करने को ज्यादा उन्होंने अहमियत दिया था, इंपॉर्टेंस दिया था। So there was a scarcity of things of the basic needs. हमें जीने के लिए जो हर रोज चीजें चाहिए, खाने पीने के लिए दूध वगैरह, ब्रेड वगैरह और ग्रेन्स वगैरह, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब बेसिक नीड्स की चीजें हैं, वो मिलना बंद हो गई थी या तो फिर बहुत मुश्किल से मिल रही थी। उसके प्राइसेस बढ़ गए थे, मार्केट में उसकी कमी हो गई थी। जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से वो चीजें अवेलेबल नहीं थी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा तो जो निर्दोष प्रजा होती है, जिसको वॉर के साथ डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है, उनको ही सबसे भारी नुकसान हुआ, जिसको स्कैरसिटी कहते हैं। कोई भी चीज का कमी हो जाना, दैट इज नोन एज स्कैरसिटी, ओके। प्रोडक्शन रिड्यूस्ड, इन्फ्लेशन इंक्रीज्ड, आवश्यक चीजों का प्रोडक्शन बंद हो गया या कम हो गया और उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गया। लोगों के पास पैसे थे लेकिन वो चीजें ही नहीं थी, तो वो कहां से खरीदेंगे। इसी अवस्था को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। पीपल वर स्ट्रगलिंग फॉर लाइवलीहुड, अपना जीवन चलाने के लिए, सर्वाइव करने के लिए लोग स्ट्रगल करने लगे, क्योंकि पैसे होने के बावजूद भी अगर लोगों के पास खाने पीने का सामान नहीं है तो फिर कौन क्या कर सकता है। इवन पैसों की भी कोई वैल्यू नहीं रहती है, ठीक है।
तो ये चीज था। और बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिनके पास आवश्यक चीजें भी नहीं है और इवन पैसे भी नहीं है, जॉब्स नहीं है, बिजनेसेस खत्म हो चुके हैं। ऐसी हालात में लोगों ने 7 साल गुजारे थे। अभी हम बार बार ऐसे बात कर रहे हैं कि ये कोरोना कब खत्म होगा, ऐसा हम सोचते हैं, जो कि कुछ 4-5 महीनों से ये सिचुएशन चल रही है, जबकि यहां पे हम जो बात कर रहे हैं वर्ल्ड वॉर की, ये सिचुएशन 7 साल तक चली। सो यू कैन इमेजिन कि कितना भयानक ये असर है वॉर का, जब इंसान की मौत कभी भी हो सकती है, क्योंकि कौन सा कंट्री कहां से कब हमला करे, कौन सी एरिया में हमला करे, कोई कुछ कह नहीं सकता है। अगर आप अपने घर पे बैठे हो तो भी आपको नुकसान हो सकता है, आपका घर टूट सकता है। और ऐसे काफी सारे स्टोरीज हैं वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड, जिसमें बच्चे अनाथ हो गए, उनका घर टूट गया, अपने माँ बाप से बिछड़ गए, वो जिंदा रह गए लेकिन माँ बाप चले गए, अब घर भी नहीं हो उनके पास, अनाथ हो गए, अच्छे खासे खानदान से बिलोंग करते थे लेकिन फिर भी अचानक से रोड पे आ गए। ऐसी ऐसी दुखद घटनाएं काफी देखने को मिलती थी वर्ल्ड वॉर में। जापान की अगर हम बात करें तो एटम बॉम्ब हमले में हमने ऑलरेडी देखा कि 1,24,000 लोग मारे गए थे, लेकिन जो बच गए थे उनकी हालत उनसे भी ज्यादा खराब थी, क्योंकि कोई ना कोई फिजिकल डिफेक्ट उनके अंदर आ गया था। हाथ पैर या तो कट गए थे, या तो आंखें चली गई थी, स्किन डिसीजेस हो गए थे, कैंसर हो गया था। रेडिएशन का असर इतना चला था जापान के ऊपर एटम बम का हमला हुआ उसका, कि सारी बातें इसमें नहीं लिखी गई है, लेकिन अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो उसके रेडिएशन का असर आपको जानने को मिलेगा कि इट कंटिन्यूड फॉर 6 जनरेशन, 5 से 6 जनरेशन तक इसके रेडिएशन का असर हुआ था। उसका मतलब ये होता है कि ये एटम बम हमले के बाद भी सालों के बाद अगर नया बच्चा कोई जन्म लेता है, ठीक है, तो उस एरिया से क्योंकि बिलोंग करते हैं उसके माँ बाप, तो उनके बॉडी में जो रेडिएशन का असर रह गया है उसकी वजह से बच्चे को भी लंग कैंसर, स्किन कैंसर, फिर कलर ब्लाइंडेडनेस, ठीक है, ऐसे अलग अलग डिसीजेस के साथ बच्चे जन्म लेते थे। सो इट वाज दैट मच डेंजरस द इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑफ दैट एटम बम, ठीक है। तो सालों के बाद भी अगर इसका असर इतना था, तो इनफैक्ट उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब यह हमला हुआ तब तो कितना भयंकर होगा हमारे लिए अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तो जनरली सारी प्रजा को अपना लाइवलीहुड मेंटेन करने में काफी दिक्कत आई। देयर वाज स्कैरसिटी ऑफ नेसेसरी गुड्स इन द मार्केट में चीजें अवेलेबल नहीं थी। द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ पीपल वाज शैटर्ड हो जाना यानी बर्बाद हो जाना, टूट के बिखर जाना। तो आर्थिक परिस्थिति सभी की खराब हो गई थी, क्योंकि शुरुआत में तो पैसे थे सबके पास, लेकिन धीरे धीरे वो भी खत्म हो गए, क्योंकि मामूली से मामूली अगर कोई चीज चाहिए हो तो उनको लेने के लिए दूर दूर जाना पड़ता था, पैसे भी बहुत देने पड़ते थे। ऐसे भी एग्जाम्पल सुनने को मिलते थे कि ब्रेड का अगर एक पैकेट लेना है तो किसी इंसान को एक बैग भर के, एक थैली भर के पैसे ले जाने पड़ते थे, तब जाके उसको ब्रेड का एक पैकेट मिलता था सिर्फ, और वो भी बहुत मुश्किल से। तो जाहिर सी बात है पैसे अगर होते हैं तो भी वो इतना ज्यादा नहीं चलेंगे, वो भी खत्म हो जाएंगे कभी ना कभी, ठीक है। एज अ रिजल्ट द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड वर पुश्ड इनटू इकोनॉमिक डिप्रेशन। आर्थिक रूप से मंदी का माहौल जो है ये सारे देशों के अंदर, ये सारे कंट्रीज में बन गया। देयर वर मेजर चेंजेस इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी। इसकी वजह से पूरी दुनिया का पॉलिटिक्स जो है उसमें भी चेंज आया, इकोनॉमिक कंडीशन में भी चेंज आ गए। काफी कंट्रीज ऐसे जो अमीर माने जाते थे, पहले डेवलप्ड माने जाते थे, ठीक है, वो गरीब देश हो गए, और पॉलिटिकल सिचुएशन भी चेंज हो गई। और उसी चेंज पॉलिटिकल सिचुएशन का एक बड़ा एग्जांपल हम अब उसकी बात करेंगे। सेकेंड, कम्युनिज्म इन चाइना। चाइना की पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो गई, डेमोक्रेसी से वहां पे डायरेक्टली कम्युनिज्म का सिस्टम आ गया। अब उसको पढ़ेंगे हम।
Many nations of the world were impressed by the way Russia had made fast progress with the communist measures with the Bolshevik Revolution 1917. ठीक है, हम ये चीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान 1917 में रशिया में क्रांति आई थी जिसको बोल्शेविक रेवोल्यूशन कहते हैं, और वो बोल्शेविक रेवोल्यूशन के बाद वहां पे सत्ता पलट गई थी और वहां पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश की गई थी। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का एस्टैब्लिशमेंट होने के बाद रशिया ने काफी अच्छा प्रोग्रेस किया था कुछ ही समय में, सिर्फ 20-25 सालों में ही रशिया ने बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया था। इससे अट्रैक्ट होकर कुछ कंट्रीज ने कम्युनिज्म अपनाया जिसमें चाइना मेन था। चाइना एक बहुत बड़ा कंट्री है, प्लस रशिया का वो नेबरिंग कंट्री है, तो रशिया से इम्प्रेस्ड होकर उन्होंने कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो है वो अपना ली, डेमोक्रेसी को दूर करके। जापान हैड बिकम वीक आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जापान जो है वो ऑब्वियसली बहुत ही कमजोर हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। अंडर दीज सर्कमस्टांसेस इट्स कंट्रोल ओवर चाइना हैड रिसीडेड। जापान का कंट्रोल पहले चाइना के ऊपर बहुत हुआ करता था। जापान एक स्ट्रॉन्ग कंट्री माना जाता था, चाइना के ऊपर उनका कंट्री था। हालांकि चाइना बहुत बड़ा कंट्री है, जापान एक छोटा सा कंट्री है। लेकिन एक बहुत ही ताज्जुब की बात यह है कि जापान पूरे चाइना को कंट्रोल में रखता था पहले, लेकिन अब वो वाली बात नहीं रही। ठीक है, जापान का कंट्रोल जो है वो चाइना के ऊपर से छूट गया। टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस, इस चीज का परिस्थिति का फायदा उठाते हुए माओ त्से-तुंग एस्टैब्लिश्ड कम्युनिस्ट रूल इन 1949। यहां पे आपको अंडरलाइन करना चाहिए, चाइना के जो कम्युनिस्ट पार्टी को एस्टैब्लिश करने वाले और चाइना में कम्युनलिज्म लाने वाले जो मेन लीडर थे वो थे माओ त्से-तुंग, उनका नाम आपको याद रखना है। और 1949 में चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया, जो सबसे पहली कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी। ठीक है, और एक छोटा सा रेवोल्यूशन जैसा हुआ था चाइना में, एंड एट द एंड ऑफ दैट रेवोल्यूशन द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड इन चाइना। फिर तीसरा जो असर है वो है बिगिनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। अब हम बात करेंगे कि ये कोल्ड वॉर क्या होता है। कोल्ड वॉर बेसिकली इज नॉट एक्चुअल वॉर, it is basically the kind of situation of competition which has resulted based on the differences of opinions। ठीक है, दो कंट्रीज के बीच में मत मतांतर होते हैं, विरोधाभास होता है, ओपिनियंस जो है वो ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे से, और साइलेंटली दोनों कंट्री एक दूसरे की कंपटीशन में होते हैं और एक दूसरे का बार बार पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स जारी करके अपमान भी करते हैं। ठीक है, और अपने आप को आगे डेवलप्ड कंट्री कहलाने के लिए वो जो वेपन्स है वो भी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ऐसी साइलेंट कंपटीशन को कोल्ड वॉर कहते हैं, जो कि एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। और ऐसा ही कोल्ड वॉर हुआ था रशिया और अमेरिका के बीच में। रशिया और अमेरिका एलाइड नेशंस में थे दोनों, ठीक है, एक ही साइड में थे वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था तो। लेकिन वर्ल्ड वॉर खत्म होने के साथ ही दोनों कंट्रीज एक दूसरे के जैसे यूं समझो कि दुश्मन हो गए। डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन बार बार उनके सामने आने लगे। ठीक है, और ऐसा एक माहौल बन गया कि जैसे अब अमेरिका और रशिया दोस्त नहीं रहे, दुश्मन जैसे हो गए हैं। और शायद क्योंकि ये दोनों बहुत बड़े कंट्रीज थे, इन दोनों की दुश्मनी की वजह से शायद तीसरा वर्ल्ड वॉर भी हो सकता है, ऐसा डर का माहौल भी पैदा हो गया। सो दैट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन विच लास्टेड फॉर सो मेनी इयर्स, एटलीस्ट टिल 1990 तक चला, 1945 से लेकर 1990 तक चला ये सिचुएशन। इसी को हम कोल्ड वॉर कहते हैं। ठीक है, नाउ आई थिंक द सेम थिंग हैज बीन रिटन इन द पैराग्राफ। आफ्टर द वर्ल्ड वॉर II, the world was divided into two superpowers। दुनिया जो है वो 1945 के बाद दो सुपर पावर्स में बढ़ गई, दैट इज अमेरिका एंड रशिया। ओके, ड्यूरिंग द वॉर बोथ द नेशंस वर फ्रेंड। जो मैंने आपको आगे बताया वैसा ही है कि वॉर के दौरान दोनों कंट्रीज फ्रेंड्स थे
but after the war the differences of opinion between them went on increasing. धीरे धीरे ओपिनियन के डिफरेंसेस जो है वो दोनों कंट्रीज के बढ़ते गए, दुश्मनी का माहौल पैदा हो गया दोनों के बीच में. Thus, the Democratic America and the Communist Russia became mutually opposite groups. इस तरह से कहा जा सकता है कि रशिया जो कि अमेरिका जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री था और रशिया एक कम्युनिस्ट कंट्री था, ठीक है, उनके भी दो अलग अलग ग्रुप बन गए. जैसे कि दो अलग ग्रुप थे वर्ल्ड वॉर II में, एलाइड नेशन, एक्सिस नेशन, वैसे अब दो सुपर पावर्स हो गए. अब एक नया वर्ड आया दुनिया में, सुपर पावर्स. अमेरिका भी एक सुपर पावर बन गया, रशिया भी एक सुपर पावर बन गया, ठीक है. और उन दोनों कंट्रीज को सपोर्ट करने वाले कंट्रीज का भी दो अलग अलग ग्रुप बन गए. सो अगेन द वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स ऑफ सुपर पावर्स, अमेरिका एंड रशिया, ठीक है. इसलिए काफी बार ऐसा लगता था कि तीसरा वर्ल्ड वॉर भी होगा. ओके. Other small nation of the world joined these two groups according to their convenience. दूसरे जो comparatively weak countries थे, छोटे छोटे countries थे, उन्होंने जैसा मर्जी आया सबको, ठीक है, वैसे कोई ना कोई एक ग्रुप को ज्वाइन कर लिया. The war of words and the war of ideologies that both superpowers initiated in order to support or oppose each other's opinion created the atmosphere of Cold War. ओके, ये कोल्ड वॉर का सिचुएशन है जिसको वॉर ऑफ वर्ड्स भी हम कह सकते हैं, जहां पे एक्चुअल वॉर नहीं हो रहा है, लेकिन एक दूसरे को नीचा दिखाने की शब्दों के द्वारा, ओपिनियंस के द्वारा जो कोशिश होती रहती है हर उसके लेवल पे, ठीक है, चाहे रशिया के लीडर हो या अमेरिका के लीडर हो, एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहते हैं और दुश्मनी का जो माहौल खड़ा करते हैं उसको वॉर ऑफ वर्ड्स कहा जाता है. और उसी की वजह से कई बार ऐसा लगता था कि ये तीसरा वर्ल्ड वॉर भी शायद हो सकता है. Many a times the situation for the third world war seemed to be created. ओके, तो तीसरा वर्ल्ड वॉर कभी ना कभी हो सकता है, ऐसा काफी बार हुआ 1945 से 1990 तक, लेकिन फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं. हमारा अच्छा नसीब है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग इतना समझते थे, दो वॉर्स दुनिया देख चुकी थी, इसलिए पता था सबको कि यार वॉर होता है तो नुकसान तो बहुत, तीसरे वर्ल्ड वॉर में तो बहुत भारी नुकसान होगा, क्योंकि पहले के मुकाबले दूसरे में ज्यादा हुआ. ओके, लेटेस्ट वेपन्स भी सब लोग बना रहे थे, तो सभी के पास खतरनाक वेपन्स तो थे. इवन आज की अगर हम बात करते हैं, राइट नाउ इन द प्रेजेंट सिचुएशन, हालांकि हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, लेकिन आज का जो प्रेजेंट है वो भी कभी ना कभी हिस्ट्री हो जाएगा कुछ सालों के बाद. तो आज की सिचुएशन में भी वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड कि भले वॉर नहीं हो रहा है, तीसरा वर्ल्ड वॉर अभी तक नहीं हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन ये जो वेपन्स की अगर हम बात करते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो खतरनाक से खतरनाक वेपन्स बनाए जाते हैं, वो तो ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज के पास है. तो बाय चांस अगर तीसरा वर्ल्ड वॉर हो गया तो कितना भारी, कितना खतरनाक होगा वो, उसका अंदाजा लगाना इम्पॉसिबल है हमारे लिए. हो सकता है कि पूरी की पूरी दुनिया भी खत्म हो सकती है, पूरी की पूरी जो ह्यूमैनिटी है, ठीक है, जिसकी एक पॉपुलेशन 750 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसका एग्जिस्टेंस भी खत्म हो सकता है, पूरी की पूरी पॉपुलेशन में. यहां तक का खतरा हम देख सकते हैं अगर वर्ल्ड वॉर हुआ तो. लेकिन इसी डर को ध्यान में रखते हुए हमारे में इतनी तो समझ है अभी, एक अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूं कि इसी खतरे को ध्यान में रखते हुए हम वॉर में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं. अगर कोई दुश्मनी होती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, तो हम लेट गो करते हैं, या तो बातचीत के जरिए कोई ना कोई मसला जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. And therefore, so far we have been avoiding the third world war, and hopefully we will be able to avoid the third world war even in future also, ताकि आने वाली जनरेशन जो है वो भी शांति से रह सके. ठीक है, तो यहाँ पे वर्ल्ड वॉर के इफेक्ट्स के बारे में डिस्कशन खत्म होता है. वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की गई थी.
ठीक है, उसके बारे में डिटेल में हमें स्टडी करना है, लेकिन दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, तो यहाँ पे ये लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड हैव अ ग्रेट डे।